हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज एक हिस्टोरिक डे है टेस्ट क्रिकेट के लिए। आपको पता होगा आज दो मैच आज कंप्लीटेड हुए हैं। और हिस्टोरिक डे इस हिसाब से नहीं है कि इंग्लैंड ने हराया है इंडिया को, क्योंकि इंग्लैंड पहले भी हरा चुका है इंडिया को और मैचेस भी हराए हैं, सीरीज भी हराया है 2012 में। और वो आखिरी दफ़ा सीरीज हारा था इंडिया, उसके बाद से एक भी सीरीज नहीं हारा है अपने घर में। तो हिस्टोरिक डे इस हिसाब से है क्योंकि वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 27 साल बाद हराया है। और वो भी कहाँ हराया है? गाबा में। मतलब जो एक आइकॉनिक लाइन है, आपको याद होगा, मतलब टूटा है गाबा का घमंड, जब इंडिया हराया था ऑस्ट्रेलिया को। और वो भी यंग टीम था और ये भी यंग टीम है वेस्ट इंडीज़ का। और सिमाज जोसेफ, मतलब क्या उनकी स्टोरी है, आपको पता होगा, आप विकीपीडिया पे जाके देख सकते हो उनकी स्टोरी। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब उनके गांव में, पूरे गांव में इंटरनेट 2018 में आया। उसके बाद जिस हिसाब से उन्होंने अपने, मतलब कुछ पता नहीं था उनको क्रिकेट के बारे में, धीरे धीरे उन्होंने सीखा। मतलब जो मेन सिटी था उनसे मतलब कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं था उनके गांव का। मतलब जिस सिचुएशन से वो बंदा आया है उठ के, और आज मतलब जिस हिसाब से वो मतलब वांडर कर रहे हैं। और पिछले रात को शायद उनके टो में जो यक्कर था मिचेल स्टार का, वो लगा था और ब्लीडिंग हो रहा था सीवियर। और कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो बंदा आके अगले दिन 7 विकेट ले जाए और ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हरा देगा। मतलब लगभग उन्हीं की वजह से ऑस्ट्रेलिया हार गया गाबा में, क्योंकि मुझे लगता है अगर वो विकेट ना लेते तो स्टीव स्मिथ लगभग मैच निकल लिए थे। 91 पे रह गए स्टीव स्मिथ, उनके लिए भी थोड़ा सा आपको फील करना होगा। 98 मतलब 91 पे नॉट आउट रह गए स्टीव स्मिथ, तो लगभग 8 रन से हारा है ऑस्ट्रेलिया। तो स्टीव स्मिथ, अगर उनका वो स्पेल ना होता सिमाज जोसेफ का, तो शायद स्टीव स्मिथ निकाल लेते वो मैच। तो इस हिसाब से था। और कॉन्ग्रेचुलेसन टू वेस्ट इंडीज क्रिकेट। और वो सीन में देख रहा था, ब्रायन लारा और उनके जो एक्स क्रिकेटर थे उनके आंखों में आंसू थे, वो कमेंट्री कर रहे थे वहाँ पे बैठ के। तो बहुत एक बड़ा दिन है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए। तो आई होप कि आगे ही ऐसे कंटिन्यू करें उनके जो यंगस्टर्स है अभी। तो उनका दिक्कत ये होता है कि अभी थोड़ा सा वो फेमस हो जाते हैं, उसके बाद मतलब लीग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, T20 लीग्स के चक्कर में बाहर चले जाते हैं, पैसा ज़्यादा मिलता है, बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए और देश के लिए खेलना बंद कर देते। तो दिक्कत ये होता है। और मैं ये होप करूँगा ये जो बंच ऑफ क्रिकेटर्स उनके पास अभी आए हैं, तो ये उनके साथ सस्टेन करे और वेस्ट इंडीज क्रिकेट को बहुत आगे तक लेके जाए। ये गया मतलब जो पहला जो मैच कंक्लूड हुआ, शायद 12:30 या 1 बजे कंक्लूड हुआ पहला मैच। अब आते हैं दूसरे मैच पे। देखिए अभी इंडिया इंग्लैंड के मतलब मैच के बारे में ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी स्कोर कार्ड ये वो सबने देखा होगा। मुझे पता है कौन कितने रन मारा, कितना विकेट किसने लिया, किसका इकोनॉमी क्या है, ये तो सबने देखा होगा ऑब्वियसली। मैं थोड़ा सा आपको ना क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फ़ैन की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ आज ए पर्सन। मैंने पूरा मैच देखा है डे 1 से लेकर डे 4 तक, आज तक। तो मेरे हिसाब से देखिए अभी इंडिया में हार गया, मतलब ये इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। देखिए क्यों नहीं है, मैं उसका रीज़न भी आपको बताता हूँ। क्योंकि जब इंग्लैंड आया था इंडिया, तो बहुत लोग ये बोल रहे थे कि यार कॉम्पिटिटिव टीम है, मतलब इंग्लैंड, वो बैच बॉल एक नया कंसेप्ट लेके आए हुए हैं, तो वो मतलब इंडिया में शायद सीरीज भी जीत सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ स्पेकुलेशन था इंग्लैंड के बारे में। तो जब उन्होंने खेलना शुरुआत किया मतलब डे 1 से, तो ये धीरे धीरे लगने लगा कि यार ये सब हाइप है, मतलब ओवर हाइप कर रहे हैं और कुछ नहीं। पर जिस हिसाब से थिंग्स टर्न आउट हुआ है, मतलब उनका जो जब दूसरी इनिंग्स में आए वो बैटिंग करने, जिस हिसाब से वो पिच को रीड किए, जिस हिसाब से उन्होंने अपना एक स्ट्रैटेजी बनाई, और मतलब इंडिया को उन्होंने खुद के जाल में फंसा दिया। इंडिया एक्चुअली स्पिनर के हिसाब से जब बॉलिंग करने इंडिया आया था, तो इंडिया को ये लगता था कि यार हमने तो मतलब लगभग इनको इनिंग्स डिफीट दे देंगे दूसरी इनिंग्स में जब आए थे इंडिया। पर जिस हिसाब से उन्होंने मतलब ओली पोप और बेन फोक्स, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग किया, मतलब तो वो तो जीतना डिजर्व करते थे, मैं ये तो बिल्कुल कहूँगा। और रही बात, मैं इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ कि अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें, और ट्विटर पे भी बहुत कुछ चीज़ें मैं देख रहा था, लोग बोल रहे थे कि ये वो। पर मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंट के हिसाब से, मैं बताऊँगा कि क्या दिक्कत हुआ। देखिए
पॉइंट 1 में ये आपको बता देता हूँ कि रोहित शर्मा के कैप्टनसी के ऊपर बहुत चीज़ें हो रहा है कि यार कैप्टनसी गलत किया, ये क्या। देखिए, आप पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर सकते कि नहीं रोहित शर्मा ने ही गलत कैप्टनसी की इसीलिए हम हार गए, ऐसा नहीं है। देखिए, रोहित शर्मा ने बिल्कुल गलत कैप्टनसी की है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा मतलब पूरे 4 दिन जितना दिन इंडिया फील्ड में रहा गलत किया, नहीं। देखिए, कुछ चीज़ें ना कोई क्लच मोमेंट होता है जिसको आपको कैच करना होता है एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन और एज ए टीम। वहाँ पे उन्होंने गलती किया। क्या गलती किया मैं आपको बताता हूँ। जब ओली पोप बैटिंग कर रहे थे 123 या 130 पे 5 विकेट था इंग्लैंड, तो ओली पोप और बेन फोक्स का जस्ट पार्टनरशिप शुरुआत हुआ था। वहाँ पे आपने ये नोटिस किया होगा कि ओली पोप जो थे वो बार बार ना रिवर्स स्वीप और स्वीप मार रहे थे और स्कूप भी मतलब मार रहे थे। तो स्कूप इतना ज़्यादा मार रहे थे मतलब नहीं मार रहे थे, रिवर्स स्वीप और स्वीप ज़्यादा मार रहे थे। तो अभी एज ए कैप्टन आपको पहले ये इंश्योर करना होता है कि एक बैट्समैन का जो स्कोरिंग एरिया से उसको रोकना है आपको, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि यार उसको मारने दो। मतलब अगर वो रिवर्स स्वीप और स्वीप ज़्यादा बार मार रहे हैं ना, तो वो एरिया आपको ब्लॉक करना चाहिए था और उनको मजबूर करो कि सीधा मारिए या बाकी जिस दिशा में फील्डर है आपका, जिस हिसाब से आप फील्डर सेट करके उस दिशा में मारने के लिए मजबूर करिए। और एक चीज़, वो जब पार्टनरशिप कर रहे थे दोनों, 117 रन की पार्टनरशिप शायद उन दोनों के बीच हुई, वही शायद मुझे लगता है कि मैच ले गया इंडिया से। तो जब पार्टनरशिप हो रहा था ना, तो इजी सिंगल्स और डबल्स दे रहे थे वो एक बहुत बड़ी गलती है। अगर देखिए, और एक चीज़ मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ, जब इंग्लैंड फील्ड सेट कर रहा था, बेन स्टोक्स कर रहे थे, इंडियन बैट्समैन को 1 रन भागने के लिए 20-20 बॉल लग रहे थे 1 रन निकालने के लिए। इस चक्कर में बड़ा शॉट खेल के वो बहुत बैट्समैन आउट हुए, क्योंकि उनको मतलब रन मिला ही नहीं। और अगर शॉर्ट रन के लिए जहाँ पे 2 होता था वहाँ पे 1 वो रोक देते थे, और बाउंड्री तो रोकते ही रोकते थे, मतलब बाउंड्री में बिठा लगा के फील्डर। तो इंडियन बैट्समैनों के लिए रन बनाने के लिए मतलब इतना ज़्यादा उनको एक तरीके से मतलब संघर्ष करना पड़ रहा था, पर उनको आसानी से रन मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? क्योंकि आते ही वो पार्टनरशिप जैसे थोड़े से बनने शुरू हो गए ना, रोहित शर्मा ने फील्ड खोल दिया कि अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो पार्टनरशिप मतलब बन चुका है इन दोनों के बीच, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फील्ड मतलब पिच से कुछ नहीं हो रहा, तो फील्ड खोल दो। फील्ड खोल दिया तो उन्होंने पार्टनरशिप अपना बढ़ा ले गया आगे, और जिस हिसाब से सिंगल डबल लिए और जो बॉल मारने को मिला अभी उसको मारे, रिवर्स स्वीप मतलब स्वीप रिवर्स स्वीप स्कूप सारे मार के उन्होंने पार्टनरशिप बना ली। यहाँ पे दिक्कत हो गया। और हमेशा आप देखो कि जब भी रन बनता था, जब भी एक चौका लगता था, पूरे टीम के बॉडी लैंग्वेज में एकदम से सन्नाटा आ जाता था। और ये भी होता था, पूरे क्राउड चीयर अप करने की कोशिश कर रहा था। पूरे क्राउड जो हैदराबाद की क्राउड थे उनको दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने होम टीम को चीयर अप करने की कोशिश की हर दफ़ा जब वो डाउन हुए, एक चौका लगा जो भी हुआ। पर रोहित शर्मा एज ए कैप्टन आपको ये इंश्योर करना होता है कि यार चलो एक चौका लग गया कोई बात नहीं, हम होम टीम है यार, हम कहीं से भी टर्न आउट कर सकते हैं, कहीं से भी हम वापस कर सकते, वापस हो सकते हैं इस मैच में। तो वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा मिसिंग थी मेरे हिसाब से। और रही बात दूसरी चीज़, इंडियन बैट्समैन और इंग्लैंड बैट्समैन की जो बैटिंग अप्रोच था ना, वो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच था। क्या अप्रोच था? देखिए, अभी जब बैटिंग करने आए ना इंग्लैंड के बैट्समैन, आप उनको देखिए, ओली पोप ऐसे बैटिंग कर रहे थे जैसे 5 विकेट ना ही गिरा हो, एक या 2 ही विकेट गिरा हो, इस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे ओली पोप। और पूरे मैच में उनका जो एक मतलब इस टाइप का था कि यार हमें विकेट गिरे जो मर्जी हो हम तो खेलेंगे ऐसे ही। पर इंडियन बैट्समैन क्या हो रहा था, उनको जैसे लग रहा था कि यार दिमाग के ऊपर कोई प्रेशर लेके वो आए हैं बैटिंग करने के लिए। मतलब एक रन बनाने के लिए ना 15-20 बॉल खेल रहे। अरे भाई आप सेट हो तो ठीक है, बाउंड्री नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, सिंगल डबल तो निकाल सकते हो ना। पहले इनिंग्स में ऐसे ही जाडेजा आउट हुए, पहले इनिंग्स में ऐसे ही अक्षर पटेल आउट हुए, श्रेयस अय्यर आउट हुए, सारे ज़्यादा मेजोरिटी बैट्समैन ऐसे ही आउट हुए। अरे भाई अगर रन ही नहीं निकालोगे आप, एक ही बॉलर का 5 या 6 गेंदे एक ओवर आप पूरी तरीके से फेस करोगे, तो आपका जो वीक पॉइंट है उसको तो पता चल जाएगा ना, वो आराम से डाल देगा एक बॉल। तो आगे मतलब पूरी तरीके से अगर देखोगे तो एक ना ऐसी तरीके के पिच में ना एक बॉल ऐसे डाल ही देंगे वो, जो बॉल पे आप बोल्ड हो गए या आउट हो गए जिस हिसाब से। तो उससे पहले आप अपना रन तो बना लो। ऐसा नहीं है रन, अभी
60 70 80 गेंदे खेल के 20 रन बनाने का कोई मकसद नहीं है मेरे हिसाब से। इस तरीके के बीच में उनके सारे बैट्समैन आप देखोगे 80 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 70 या 80 तो मिनिमम है उनका। हमारे सारे बैट्समैन 40, कोई 50, मैक्सिमम 50 के नीचे, 50 या 55 तो मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 55 उनका स्ट्राइक रेट होगा। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कष्ट कर गया। और ओवर कॉन्फिडेंस नंबर 3 जो पॉइंट है मेरा वो है ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए 190 का जो लीड था ये शायद उनको लग गया कि यार ये बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। तो जब डे 2 पे जब बैटिंग करने आए ना जाडेजा और अक्षर पटेल जो पार्टनरशिप था उनका बैटिंग करने, तो वो उनको ऐसा लग गया कि यार हम तो इस सिचुएशन में आ गए कि हमसे कोई अभी मैच छीन ही नहीं सकता। तो इस हिसाब से अभी लास्ट के दो चार या 3-4 जो बैट्समैन थे इंडिया के पहले इनिंग्स में वो ऐसे ही आउट हो गए। मतलब रात शर्ट खेल के कोई कुछ नहीं, यार भाई पार्टनरशिप अभी भी आपको बिल्ड करना है, ऐसा नहीं है कोई आपने कोई बहुत बड़ा लीड ले लिया हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कष्ट करा मतलब इंडिया को इस मैच में। और एक चीज़ जो ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत बुरी चीज़ होता है, क्योंकि इंग्लैंड जैसे टीम को आप कभी भी नहीं कर सकते कि नहीं ये अब तो हार ही जाएगा अभी। तो उनका जो नेवर डाई एटीट्यूड था इंग्लैंड का वो बहुत कम रहे इंडिया में। और ये तो कुछ पॉइंट थे मेरे हिसाब से। और एक पॉइंट मैं आपको कह सकता हूँ, शुभमन गिल के फॉर्म वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। और विराट कोहली के एब्सेंस में तो ये तो बहुत ही बड़ा मसला है इंडिया के लिए। जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि उनको पता भी चल रहा है कि बॉल कहाँ पे गिर रहा है, कहाँ पे बैट पे कहाँ पे उनको लग रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है उनको। और वो अभी जब भी खेलने आए ना वो जैसे डिफेंस कर रहे थे, देखिए आपको लग रहा होगा कि बड़ा कॉन्फिडेंस से डिफेंस कर रहे, पर उनको कुछ पता नहीं चल रहा था बॉल के बारे में। आप अगर देखोगे वो बस सरवाइव करने के लिए ही आए थे। पिछले फर्स्ट इनिंग्स में भी ऐसे ही आए थे, दूसरे इनिंग्स में भी ऐसे ही आए थे। और ये साउंड अप करता है कि इंडिया के जो सारे बैट्समैन थे ना उनका माइंडसेट क्या था। उनका माइंडसेट बस यही था कि हम सरवाइव कर जाए फोर्थ इनिंग्स में। ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको जीतना है 230 हो 250 हो आपको रन बनाने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ जो इंडियन माइंडसेट और इंग्लैंड के जो माइंडसेट में बहुत डिफरेंस डाल गया और मैच वहीं से ले गया इंग्लैंड इंडिया से। और आखिरी पार्टनरशिप भी आप देखिए, जब बुमराह सिराज कर रहे थे पार्टनरशिप वो भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही ज़्यादा टर्न हो रहा था, कुछ हो रहा था, तो वो मतलब स्टेप आउट करके छक्का मारने के चक्कर में बुमराह सिराज आउट हो गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद देखिए अगले मैच में मुझे देखिए अभी इंडिया कमबैक कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगले चारों के चारों मैच जीत सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल अटैक कर दो, बास मतलब पूरा टूट पड़ो उनके ऊपर कि यार क्यों हार गए। यार पिछले 12-13 सालों में 4 मैच हारे हैं, इसको मिला के 4 मैच हारे है इंडिया, तो इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंडिया अभी भी चारों के चारों मैच जीत के 4-1 से सीरीज जीत सकता है। बट देखिए अभी आज एक फैन हमें ये चाहेंगे कि इंडिया सारे मैच जीते, बट यार ऐसा हो नहीं सकता। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार किसी को जाके पर्सनल हेट मत दो कि यार चले गए किसी के इंस्टाग्राम पे, किसी के ट्विटर पे उसको गालियाँ दे दी, उसको फैमिली को गालियाँ दी, ऐसे मत दो। और देखिए अभी भी इंडिया अपने मेन प्लेयर से शर्ट है, मतलब यंग प्लेयर को लेके खेल रहा है। विराट कोहली एब्सेंट है, रहाणे नहीं खेल रहे, चेतेश्वर पुजारा नहीं खेल रहे, सारे यंग प्लेयर है। जाडेजा, अश्विन और केएल राहुल, रोहित शर्मा को अगर छोड़ देंगे ना, सारे मतलब जूनियर प्लेयर है जो मतलब अभी अभी आए हैं टीम में, तो उनको आप टाइम दो, उनको थोड़ा देखो। देखिए शुभमन गिल शायद मुझे लगता है कि अभी उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझ लेना चाहिए कि यार मुझे ये करना है। अभी अगर ऐसे चलता रहेगा ना तो टीम से बाहर जाने में शायद ज़्यादा देर नहीं लगेगा उनको, मुझे लगता है। तो ये सारी चीज़ था मुझे लगता है जो इंडिया को बहुत ज़्यादा कष्ट कर गया। और मुझे अभी भी ये उम्मीद है कि इंडिया 4-1 से सीरीज जीतेगा। देखिए तो मैं इतना ज़्यादा कह सकता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा दुखी नहीं हूँ, क्योंकि यार जो टेस्ट मैच का जो प्योर वाइब है ना वो आप देखिए आज हैदराबाद में कितने क्राउड आए थे, 30,000 के आसपास, जिस हिसाब से चीयर अप कर रहे थे वो टीम को। तो आई होप कि ऐसा ही चले ये टेस्ट मैच, ये टेस्ट सीरीज पूरा ऐसा ही चले। और इंडिया तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जीतेगा ये सीरीज, चाहे एक मैच का जो मतलब क्या कहते हैं रिजल्ट, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए इंडिया के जो प्रिपरेशन के ऊपर आगे भी। और ऐसा ही पिच चाहिए मुझे लगता है, इंडिया को ऐसे पिच पे जीतना होगा। हर समय आपको कभी नहीं मिलेगा टर्निंग पिच, बाहर जाके टर्निंग पिच थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यही इस तरीके के पिच में जीतना सीखना होगा इंडिया को। और ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक फैंस को कि जाके किसी को पर्सनल हेट मत दो। देखो यार अभी वो क्रिकेटर है, इंडिया कभी ना कभी तो हारेगा ना घर में टेस्ट, ऐसा थोड़ी होगा।
तो किसी को हेट मत दो, अपना ये जो इंटरेस्ट है बनाए रखो टेस्ट सीरीज में, टेस्ट मैच में। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।